रात को 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी के कमरे से अजीब सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जो उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सुराख ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी अब्बू की जगह मैं अम्मी को। मेरा नाम शाहज़ैन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अब्बू को मैंने इस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखे बगैर अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। ये सब देखे बगैर अब तो जैसे मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता था कि कब अब्बू अम्मी के पास जाकर ये सारा कुछ करें और मैं इन्हें देख सकूं और सुकून हासिल करूं। अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उसके साथ करते आ रहे थे। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी हैं और अब्बू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते हैं। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्री में ही हुई थी और उसके फ़ौरन बाद ही मैं पैदा हो गया था। कोई भी मुझे अम्मी का बेटा नहीं समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ ये यकीन नहीं करता था कि मैं अपनी अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो तो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द अज जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी की एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो और भी गज़ब ढा रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद आज बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी और ख़ुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफ़े पे बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अपनी अम्मी को ही देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक हार पहन रही थी जो उनसे बंद ही नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और अम्मी से कहने लगा, लाएं मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि अब तुम जवान हो गए हो और तुम्हें ये काम करने भी आ गए हैं। तुम्हारी बीवी के तो मज़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका शौहर तो पहले से ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी अभी आपने मेरा हुनर देखा ही कहाँ है। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो आप आजमा के देख लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़रें इधर उधर घुमा ली और अम्मी से नज़रें चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मी से ये बात कर सकूं। फिर थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ लिया और अब्बू गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देखे जा रहा था।
امی میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی، مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا، دیر کو ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر سو چکے تھے۔ میں باہر صحن میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک بھی کر رہا تھا۔ تبھی اچانک امی باہر آئی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی شاہ زین، ابھی تک تم سوئے نہیں، اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہو؟ پھر میں نے امی سے کہا، امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا جی، مجھے بھی تو ذرا پتہ چلے۔ میں امی سے کہنے لگا، آپ اور ابو تو روز رات کو یہ کام کرتے ہو، میں تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈلی بات سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی اچھا تو اب میرے بیٹے کو بیوی چاہیے؟ پھر میں امی سے کہنے لگا، نہیں امی نہیں، اتنی سی عمر میں مجھے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ امی کہنے لگی تو پھر کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، تم ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دیں، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر میری امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل میں کافی خوف زدہ ہو رہا تھا کہ کیا مجھے امی سے اپنی یہ بات کر دینی چاہیے تھی یا نہیں۔ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھا، مگر کیسے بھی کر کے مجھے امی سے یہ بات کرنی تو تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اور میں اتنی کم عمری میں شادی کر کے اپنا مستقبل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں رات کو ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا، مگر اکثر رات کے 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا تھا۔ رات کو 1 یا 2 بجے کے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کی آہٹ پر میری بھی آنکھ کھل جاتی تھی، مگر کبھی بھی میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی جل رہی ہوتی تھی، جس سے کسی کا چہرہ بھی واضح نظر نہیں آتا تھا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہوتے تھے۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی روشنی جل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پر سو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے کہ ابو نے امی سے آہستہ سے کہا، شروع کریں، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈھال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ امی مسلسل بے چین ہوئے جا رہی تھی۔ شاید ان کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں یہاں تڑپتا ہوا لیٹ گیا اور وہاں پر امی۔ پھر نہ جانے کب رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تو اگلا دن اتوار کا دن تھا، اسی لیے امی نے مجھے اور ابو کو نہیں اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتے تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول نہیں لپیٹا ہوا تھا، بلکہ اپنے بالوں کو کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا ہوا پانی انہی کے کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو اور بھی گیلا کر رہا تھا، جس سے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پیٹھ تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور آملیٹ پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابو امی سے کہنے لگے، جو میں نے تم سے کام بولا تھا کیا تم نے وہ کیا؟ امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میں اتنے دن تمہارے بغیر کیسے گزار سکتی ہوں۔ پھر میں ان سے پوچھنے لگا، امی ابو کہیں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو اسلام آباد جا رہے ہیں کچھ ضروری کام سے،
1 हफ्ते के लिए, फिर अगले एतवार उनको वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी ने अब्बू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले ही इस्त्री करके रख दिए थे। ज़रूरत का सारा सामान भी उनके बैग में डाल दिया था। तभी अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफसरदा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी मेरे अब्बू के बगैर नहीं गुजार सकती थी। फिर मैं अब्बू को छोड़कर वापस आ गया तो अम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया। कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। अम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी आपको बोला है ना कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको संभाल लूंगा। अम्मी ने जैसे ही मेरी बात अभी भी नहीं समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही नहीं चला। शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर भी बाहर किया। अम्मी को मैं पहले ही बता कर आ गया था कि एतवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया था। अब रात के 11 बजे मैं वापस आया तो मेरी अम्मी बाहर सहन में सो रही थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि मैं घर में दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर वाले दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी होती थी। मैं अम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से उनको आवाज़ दी, अम्मी उठ जाएं, अंदर चलें, यहाँ क्यों सो रही हैं। मेरी अम्मी फ़ौरन उठ बैठी। तुम कब आए शाहजैन? मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। फिर हम दोनों ही कमरे में चले गए। अम्मी बिस्तर पर लेट गई। मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया, अम्मी मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी है, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो। मेरी अम्मी को भी शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मी कहने लगी कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं हासिल किया। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अब्बू वापस आ रहे हैं, तो हम दोबारा ये काम कब करेंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, शाहजैन कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी अम्मी कहने लगी कि मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा कि वो क्या अम्मी? मेरी अम्मी कहने लगी कि जब तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, मैं उनको बोलूँगी कि मैं अपनी अम्मी के घर पंजाब जा रही हूँ। असल में मेरे नानू का घर रहीम यार ख़ान के एक छोटे से गांव में था। जब तुम्हारा अब्बू पंजाब जाने की इजाज़त दे देगा, तब हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे मेरी नानू के घर एक कमरा था जो खाली पड़ा रहता था। मेरी अम्मी कहने लगी कि हम जब तक वहाँ रहेंगे, वो कमरा हमारे इस्तेमाल में होगा। वहाँ हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और हम जितने दिन चाहेंगे वहीं रहेंगे। मैंने कहा, अम्मी ये तरीका तो आपने बहुत ही अच्छा निकाला। तो फिर ठीक है, अब्बू को आने दो, फिर उसको कहते हैं कि हमें पंजाब जाना है। लेकिन अगर अब्बू ने मना कर दिया? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, वो मना नहीं करेंगे। इतने सालों बाद तो मैं बोल रही हूँ, उनको मानना ही पड़ेगा। तुम फिक्र ना करो शाहजैन, तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा, चलें ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं। फिर हम रात को दोनों सो गए। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अब्बू घर आए हुए थे। अम्मी उनको नाश्ता करवा रही थी। फिर मैं उठा, अपने अब्बू को सलाम किया। मैंने कहा, अब्बू सुनाए, कैसा आपका सफ़र गुजरा? बहुत अच्छा शाहजैन, तुम सारा दिन घर पे रहते हो, कॉलेज नहीं गए क्या? फिर मैंने कहा, अब्बू असल में घर पे अम्मी अकेली थी ना, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। फिर मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, शाहजैन तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो। मैं बैठा, अम्मी ने नाश्ता दिया और अम्मी भी हमारे साथ आके बैठ गई। फिर अम्मी ने बात छेड़ दी। मेरे अब्बू को कहने लगी कि आप खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। मैं कब से सोच रही थी कि आपको बोलूं, मैंने अम्मी के घर चक्कर लगाना है। इतने साल हो गए हैं हम गए नहीं हैं।
शाहजैन भी मिल लेगा और गांव में घूम भी लेगा, तो उसका भी अच्छा टाइम पास होगा और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, अभी तो मैं काम से आया हूँ, 2-3 दिन रुको, 2-3 दिन के बाद मुझे सैलरी भी मिल जाएगी। जाहिर है वहाँ पे पैसे काम आएंगे, बगैर पैसों के तो तुम लोग नहीं जा सकते हो, फिर तुम लोग भले चले जाना। मेरी अम्मी कहने लगी कि चलें ठीक है। फिर मेरी अम्मी बर्तन समेट कर किचन में चली गई और किचन से मुझे आवाज़ दी। कहने लगी, शाहजैन मेरी बात सुनो। मैं जब किचन में गया तो मेरी अम्मी कहने लगी, देखो तुम्हारे सामने बात हो गई है ना, हम 2-3 दिन में पंजाब जा रहे हैं, तब तक तुम ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे तुम्हारे अब्बू को शक पड़ जाए। मैंने कहा ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। फिर मुझे मेरे अब्बू ने आवाज़ दी, कहने लगा, शाहजैन जाओ ये बाज़ार से 1 किलो मटन का गोश्त ले आओ और कुछ फल वगैरह भी ले आओ। इतने दिन हो गए हैं मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, तुम्हारी अम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता था। मुझे मेरे अब्बू ने 5,000 रुपये का नोट दिया। मैं गया बाज़ार, गोश्त लिया और कुछ फल वगैरह भी लिए। जब मैं घर आया तो मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास भी थी। मैंने दरवाज़ा बजाया नहीं, मैं अंदर आ गया। घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा अम्मी और अब्बू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि दोपहर के वक्त दोनों कहाँ जा सकते हैं। फिर मैं कमरे में दाखिल होने लगा। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरी अम्मी की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो किस चीज़ की आवाज़ थी मैं समझ गया था। फिर मैंने उस कमरे में झांकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं सुराख नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं बाहर टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी ऑन करके बैठ गया। 20 मिनट गुजरे तो कमरा खुला। मेरी अम्मी बाहर आई तो मैं समझ गया कि अंदर कौन सा खेल खेला जा रहा था। मेरी अम्मी ने बिना मुझसे कोई बात किए सीधा किचन में चली गई। मैंने फिर अपनी अम्मी को कहा कि मैं गोश्त ले आया हूँ और कुछ फल वगैरह भी, और फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अम्मी के पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने कहा, अम्मी क्या हो रहा था अंदर? पहले तो आप लोग रात में करते थे, अब तो आप दिन में ही शुरू हो गए हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ तुम्हारा अब्बू इतने दिनों बाद आया है ना, तो वो ज़बरदस्ती ले गया था। आखिर मैंने उसे खुश भी तो करना था, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसे मना तो नहीं कर सकती थी। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इस तरह दिन गुजरते रहे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हम लोगों ने पंजाब जाना था। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से पूछा, सुनाओ तुम्हारी सैलरी आ गई है तो बता दो, कल हम लोग पंजाब के लिए रवाना हो जाते हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि सैलरी आज तो नहीं आई, कल आएगी। ऐसा करो कि तुम लोग परसों चले जाना, मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने अपने अब्बू को कहा, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं 1-2 कपड़े के जोड़े बनाना चाहता हूँ। इतने सालों बाद जा रहा हूँ तो 2 नए कपड़े तो हों मेरे पास। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ शाहजैन ठीक कह रहा है, इसको दे दो। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, अभी तो मैं दे देता हूँ, पंजाब से तो चक्कर लगा के आ जा, और यहाँ कोई नौकरी का मैं तुम्हारी बंदोबस्त करता हूँ, मैं अकेला इस घर को अब नहीं चला सकता। मैंने कहा चलें ठीक है अब्बू, अभी तो आप पैसे दें। फिर अब्बू ने मुझे उसी वक्त 5,000 रुपये दे दिए। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ 2 पैंट और 2 टी शर्ट खरीद के लाया, जो 5,000 में ही पूरी हो गई। और फिर शाम को मैं घर आया तो मैंने पूछा, अम्मी आपको अब्बू ने पैसे दे दिए हैं? मेरी अम्मी ने बताया कि नहीं, वो अभी घर नहीं आया, लेकिन उसने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि उसको सैलरी मिल गई है, तो वो आज रात को पैसे दे देगा। और तुम्हें पता है शाहजैन, वो मुझे इन पैसों की वसूली का भी बोल रहा था, कह रहा था कि आज रात वो पूरी रात वसूली करेगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आज उसकी बारी है तो परसों से मेरी बारी शुरू हो जाएगी। अब मैं अपने कमरे में आया तो मैं ये सोच रहा था कि रात को अब्बू अम्मी से वसूली किस तरह करते हैं, मैं इनको देखूं। अब मैं यही तरीका सोच रहा था कि मेरे अब्बू किस तरह वसूली करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त